प्रमुख अमेरिकी वित्तीय विशेषज्ञ और राष्ट्रपति परामर्शदाता बर्नार्ड बारूक द्वारा 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिना में एक संबोधन के दौरान जो शीत युद्ध शब्द इजाद किया गया, उसने आज भी अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखी हुई है। बर्नार्ड ने उस भाषण में कहा, आइए हम खुद को धोखे में न रखते हुए ये माने कि हम आज शीत युद्ध के मध्य में खड़े हैं और तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये शब्द उन देशों के पारस्परिक संबंधों का प्रतीक बन गया है जब देश युद्ध भूमि पर तो आमने सामने नहीं खड़े होते, लेकिन आर्थिक वैचारिक मापदंडों पर एक दूसरे के विरुद्ध एक लड़ाई जरूर लड़ रहे होते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध शब्द ने अपनी प्रासंगिकता एक बार खो दी और इसके साथ फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा गढ़े वाक्यांश इतिहास का अंत का उदय हुआ। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच उभरते टकराव ने एक बार फिर शीत युद्ध को केंद्र में ला दिया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? अमेरिका और चीन के बीच उभरता विवाद आखिर शीत युद्ध क्यों कहलाता है? इसे आधुनिक शीत युद्ध या शीत युद्ध 2.0 कहते हैं। तो ऐसे में ये पहले शीत युद्ध से किस तरह भिन्न है? सवाल ये भी है कि इस शीत युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की अपनी इस चर्चा में हम एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले अमेरिका और चीन के ऐतिहासिक संबंधों की पृष्ठभूमि को जरा समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की उत्पत्ति होती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग द्वारा 1 अक्टूबर 1949 को की गई एक घोषणा से। इस घोषणा में किसानों द्वारा समर्थित और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले एक नए देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना का जिक्र किया गया। वहीं चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार को यहाँ से भागकर ताइवान में शरण लेनी पड़ी। ताइवान एक ऐसा क्षेत्र था जिसे अमेरिका से पर्याप्त समर्थन मिला। इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के खिलाफ अमेरिका के युद्धकालीन सहयोग में निहित था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव की शुरुआत की। इस तनाव को और गहरा किया कोरियाई युद्ध ने। दरअसल 25 जून 1950 को सोवियत संघ के समर्थन वाली उत्तर कोरियाई फौज ने जब दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो अमेरिका ने इसमें जहां दक्षिण कोरिया का साथ दिया, वहीं चीन ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया। इन तल्ख होते रिश्तों का आलम ये हुआ कि 1954 में अमेरिका ने चीन को परमाणु हमले तक की धमकी दे दी। हालांकि तब चीन को समझौते के लिए विवश होना पड़ा और विवाद टल गया। लेकिन 1964 में चीन ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो एक बार विवाद फिर गहरा गया। 1970 के दशक में रूस को अपना संभावित खतरा मानते हुए अमेरिका ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1980 के दशक तक दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती हो भी गई, लेकिन 1989 की तियानवेन घटना ने एक बार फिर इन संबंधों की गतिशीलता में रोक लगा दी। 2000 के बाद के दशक में चीन ने जैसे जैसे आर्थिक ऊंचाइयां हासिल की, वैसे वैसे दोनों देश एक दूसरे से और दूर जाने लगे। इसका कारण था आर्थिक और भू राजनीतिक मसले पर चीन द्वारा अमेरिकी वर्चस्व को दी जाने वाली चुनौती। अमेरिका और चीन के बीच बदल रही संबंधों की इस असमान गतिशीलता को ही विशेषज्ञों ने आधुनिक शीत युद्ध का नाम दिया है। दरअसल शीत युद्ध में प्रमुख शक्तियों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष का अभाव होता है, जिसमें वैचारिक लड़ाई और छद्म संघर्ष पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बिना तनाव। इसमें शामिल पक्षों के बीच अविश्वास, आशंका और भय की व्यापक भावना व्याप्त रहती है, जो इस अंतर्निहित आशंका में निहित है कि एक पक्ष मौजूदा आशंका के अलावा दूसरों पर विनाशकारी परिणाम देने में सक्षम सैन्य या आर्थिक साधनों को आगे बढ़ा सकता है। आज अमेरिका और चीन इसी संबंधों के सिरे पर खड़े हैं। इस शीत युद्ध की केंद्रीय विशेषता वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें चीन और अमेरिका दोनों सक्रिय रूप से आर्थिक, तकनीकी और सैन्य प्रभाव द्वारा विस्तार में लगे हुए हैं। इस प्रतिद्वंदिता के भीतर एक निर्णायक युद्ध क्षेत्र तकनीकी वर्चस्व की दौड़ है। दरअसल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन की प्रगति को लेकर अमेरिका सशंकित है, तो वहीं
वो चीन पर बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोप भी लगाता है। अमेरिकी द्वारा चीनी कंपनी हुआवे सहित कई कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध को भी इस नजरिए से देखा जा सकता है। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों देशों की प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र विस्तार से भी विश्व का कोई कोना अछूता नहीं रह गया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र तो दोनों देशों की प्रतिद्वंदिता का जैसे अखाड़ा बन चुका है और दोनों ही देश यहां अपनी सैन्य क्षमता और दूसरे देशों के साथ रक्षा समझौते बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा जहां ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक बहुराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौते जैसी पहल की शुरुआत की गई है, तो क्वाड ऑकस जैसे बहुपक्षीय गठबंधन के गठन पर जोर दिया जा रहा है। वहीं चीन अपने रणनीतिक बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से ढांचागत परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश कर रहा है। इसके जरिए चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर, ग्रीस में पीरियस, श्रीलंका में हम्बनटोटा, केन्या में मोम्बासा, ओमान में दुकम और बांग्लादेश में चटगांव जैसे बंदरगाहों का निर्माण कर इन देशों में अवसंरचनाओं के विकास के द्वारा अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। प्रथम शीत युद्ध में जहां संपत्ति की धारणा और अर्थव्यवस्था के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण को लेकर वैचारिक लड़ाई थी, वहीं अमेरिका और चीन के बीच आज वैचारिक भेद अधिनायकवाद बनाम लोकतंत्र का है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान से समझा जा सकता है। दरअसल हाल ही में दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष को बाइडेन ने 21वीं सदी में लोकतंत्र बनाम निरंकुशता के बीच संघर्ष के रूप में परिभाषित किया है। ये रणनीति चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अन्य लोकतांत्रिक देशों को एकजुट करने का प्रयास करती है। इस सामूहिक पहल में भारत एक केंद्रीय स्थान रखता है। दरअसल अमेरिका द्वारा भारत को महत्व देने का कारण न केवल चीन के साथ इसकी रणनीतिक भौगोलिक निकटता है, बल्कि चीन भारत संबंधों की जटिल गतिशीलता भी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते परिदृश्य में तीन दलों के बीच जटिल गतिशीलता वाले त्रिकोणीय रिश्ते अक्सर उभरते हैं और भारत, चीन व अमेरिका के बीच के रिश्ते को हमें इसी नजरिए से देखना होगा। इनके रिश्ते दोस्ती या गठबंधन से कहीं अधिक लगातार बदलते भूराजनीतिक परिवेश में शक्ति संतुलन की खोज से प्रेरित हैं। अमेरिका भारत को चीन के विरुद्ध एक सहयोगी के तौर पर देखता है, जबकि भारत किसी और के पाले में जाए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों को पूर्णतः समाप्त किए बगैर जहां आत्मनिर्भर भारत के महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, वहीं अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर भी वो आवश्यक रूप से बाहरी दखल अंदाजी का विरोध करता है। भारत एक तरफ क्वाड का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ वो ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में चीन के साथ भी मंच साझा कर रहा है। भारत ने नाटो में शामिल होने से इनकार किया है, तो चीन के अंदरूनी मामलों पर खुलकर बोलने से भी भारत बचता रहा है। जिस तरह कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का भारत विरोधी है, वैसे ही उइगर मामले पर भी अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी से भारत बचता रहा है। गलवान घाटी और पेंगोंग झील पर चीन के साथ हुई झड़प को भी भारत बाहरी हस्तक्षेप के बगैर द्विपक्षीय बातचीत द्वारा ही सुलझाने को लेकर प्रयासरत है। भारत एक वैश्विक भूमिका चाहता है और ऐसे में वो न चीन की नीतियों से प्रभावित है और न ही अमेरिका के पाले में जाना चाहेगा। दरअसल भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ जाकर अपने पुराने सहयोगी रूस के विरुद्ध नहीं जा सकता। रूस के साथ भारत का दीर्घकालिक संबंध विशेष रूप से रक्षा खरीद के क्षेत्र में और ज्यादा जटिलताएं लाता है। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा कई मौकों पर विरोध के बावजूद भारत ने रूस से अपने रिश्ते नहीं तोड़े। दरअसल भारत अपनी वैश्विक छवि चाहता है, न कि एक सहयोगी की तरह देखा जाना। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना तथा खाड़ी देशों, फ्रांस आदि देशों के साथ मजबूत होते रिश्ते को इसी नजर से देखना होगा। इस त्रिपक्षीय रिश्ते में भारत के पास अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतियों को समायोजित करने की क्षमता है। संक्षेप में कहें तो भारत बिना किसी खेमे का हिस्सा बने अपने हितों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। चीन अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध की पृष्ठभूमि को समझाते हुए बताएं कि इसमें भारत की क्या स्थिति है।